तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है जंगलों को दिखाते हुए, जहाँ पर एक आदमी पागलों की तरह जंगल से निकलने की फिराक में था। जंगल इतना ज्यादा घना था कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये आदमी सूरज की रोशनी का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सूरज भी ढल चुका था, लेकिन फिर भी वो भाग रहा था। भागते भागते उससे एक फेरी के स्केलेटन पे लिखा हुआ मिलता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब अंधेरा यहाँ पर और भी ज्यादा गहरा हो चुका था और सारे परिंदे यहाँ से उड़कर जा रहे थे। अब इसके बाद में ये आदमी एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बहुत ही दुख की बात थी कि ये इतने ऊंचे पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब ये बेहोश होता उससे पहले ही कोई इसे खींचकर ले जाता है। अब इसे कौन खींचकर ले जाता है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हमें इसकी दर्द भरी चीखें सुनने को मिलती हैं। अब इसके बाद में 6 दिन बाद हम शहर में एक मीना नाम की एक लड़की को देखते हैं। मीना की कोई फैमिली नहीं थी सिवाय उसकी एक बहन के। अब जिस शॉप में वो काम करती थी वहाँ पर उसका बॉस उसे एक पैरट को एक जू में छोड़ने के लिए काम देता है। अब अगले दिन मीना उस पैरट को लेकर जू की तरफ निकल जाती है। अब जंगलों की तरफ जाते हुए एक लंबे रास्ते पर जाते हुए गलती से उसने एक गलत टर्न ले लिया था और वो पहुंच चुकी थी जंगलों के बीचों बीच। और दोस्तों ये वही जंगल था जहाँ पे हमने उस आदमी को गायब होते हुए देखा था। पहले तो वो अपनी गाड़ी के साथ ही इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजती रही, लेकिन जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो वो गाड़ी से नीचे उतर कर रास्ता खोजने लगी। अब वो अपने पैरट को लेकर आगे बढ़ने लग जाती है और यहाँ पर अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। वही सब कुछ पहले जैसा हो रहा था, सारे परिंदे भी पेड़ों से उड़ जाते हैं। अब उसे यहाँ पर और ज्यादा डर लग रहा था। अब मीना को यहाँ पर अपने पास में किसी के होने का एहसास होता है। दूर ही उसके पीछे से एक बूढ़ी औरत गुजरती है जो कि उसे दूर जा रही थी। मीना उसका पीछा करने लगती है और उसे मदद के लिए कहने लगती है। अब जब उसका पीछा करते करते थक गई तो वो एक जगह पर रुक जाती है। अब वहाँ पर दरवाजा खोलकर एक बूढ़ी औरत उससे कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से दौड़कर यहाँ पर आ जाओ। अब मीना जल्दी से उस औरत की तरफ भागने लगती है। अब वो औरत उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर घसीट देती है और घर के अंदर आते ही वो दरवाजा बंद कर देती है। अब हम नोटिस करते हैं कि ये तो कोई घर नहीं था, बल्कि ये तो एक अजीब सा कमरा था जिसमें एक दीवार के साइड एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था। अब उस बूढ़ी औरत के अलावा यहाँ पर 2 लोग और थे। मीना उनसे घबराते हुए पूछती है कि ये कौन सी जगह है और ये सब क्या है। वो बूढ़ी औरत उसे और कोई जवाब नहीं देती, बस ये कहती है कि खड़ी हो जाओ मिरर के सामने। वो बूढ़ी औरत कहती है कि हमें कोई देखने आने वाला है। मीना पूछती है कि कौन देखने आने वाला है, तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि हमें वॉचर्स देखने आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर बहुत अजीब गरीब आवाजें होने लगती है। वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि वॉचर्स तुम्हारे यहाँ पर आने से बहुत ही खुश हैं, वो तालियां बजा रहे हैं तुम्हारे लिए। वो बूढ़ी औरत जिन्हें वॉचर्स कह रही थी उन्हें अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। अब सुबह हो जाने पर ये लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं। वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं और हम लोग दिन के समय इस जंगल में आजाद घूम सकते हैं। अब मीना को यहाँ पर नहीं रहना था, इसीलिए वो जंगल में आगे बढ़ जाती है। वो बूढ़ी औरत जिसका नाम मेडेलाइन था वो कहती है कि ये तुम्हारा फैसला सही रही है, क्योंकि इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें वापस से उस रूम के अंदर जाना होगा और अगर तुम लेट हो गई तो तुम मारी जाओगी। अब मीना यहाँ पर उसकी एक बात नहीं सुनती है और अपने पैरट को लेकर आगे बढ़ती जाती है। अब काफी आगे बढ़ने पर उससे भी वही साइन दिखाया जाता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब उसे देखकर वो घबरा तो गई थी, लेकिन पहले वाले लड़के की तरह ही वो भी सूरज को देखकर सूरज की तरफ भागने लगती है। अब उसे वहाँ पर जमीन के अंदर से हलचल महसूस होने लगती है। वो डर गई थी और वापस से उसी रूम की तरफ भागने लगती है। अब यहाँ पर मेडेलाइन उसे हौसला देती है और कहती सिर्फ तुम ही नहीं हो जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, हम लोग भी हौसला हार कर यहाँ पर फंस चुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ लेकर आता है, ये इंसानों को यहाँ पर अजीब और गरीब चीजें दिखाता है और ये तुम्हें पागल भी कर सकता है। इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ रहो। मेडेलाइन उससे वही पॉइंट्स ऑफ नो रिटर्न वाले साइंस दिखाती है जो कि एक गोल दायरे में लगाए हुए थे। मेडेलाइन उसे बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन की दूरी पर लगाए गए हैं और अगर इससे आगे तुम कभी गई तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए कभी भी ये तुम्हें नजर आए तो इसे इग्नोर मत करना। मीना उससे पूछती है कि ये सब किसने बनाया, तो वो उसे बताती है कि ये सब एक प्रोफेसर ने बनाया था। अब रात हो जाती है और हर रात वॉचर्स इन्हें देखने के लिए आते थे और आज किरा नाम की लड़की वॉचर्स के सामने डांस करने वाली थी। ऐसा नहीं था कि इन चारों को वॉचर्स के सामने सिर्फ खड़ा ही रहना पड़ता था, बल्कि ये जो चाहे वो
उनके सामने कर सकती थी, जो कि उन्हें पसंद आता था, लेकिन बस उनके सामने ये पीट नहीं कर सकते थे। अब रात में तो इन्हें सिर्फ वॉचर्स की ही समस्या थी, लेकिन दिन में तो इन्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। दिन के समय ये हर रोज जंगल से कुछ न कुछ शिकार करके लाते थे, जिसके खाकर इनका गुजारा होता था। अब ये दोनों जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए जाती है। मीना उससे पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स हमसे चाहते क्या है, तो वो कहती है कि मुझे भी ज्यादा कुछ खास पता नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मैडेलाइन के पास इसकी एक थ्योरी है। उसके हिसाब से ये वॉचर्स हमें देखते हैं और हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने इन वॉचर्स को देखा तो हम पागल भी हो सकते हैं। अब वो लड़की उससे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाती है और इस जंगल में ऐसे बहुत सारे गड्ढे मौजूद थे। दिन के समय वॉचर्स इन गड्ढों के अंदर रहते हैं और रात के समय ये बाहर आ जाते हैं। वो उसे बताती है कि हमें यहाँ पर फंसे हुए 6 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है और मेरा हस्बैंड रास्ता ढूंढने के लिए बाहर निकला हुआ है। और अब हमें यहाँ पर मालूम होता है कि उसका हस्बैंड वही आदमी था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो जंगल में गायब हो गया था। अब वो पूरी औरत मीरा को यहाँ पर जिंदा रहने के 3 नियम बताती है। पहला कि रात के समय वो कभी भी अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल सकती है। दूसरा कि रात के समय वो उस आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी और दिन के वक्त वो उन गड्ढों के पास में नहीं जाएगी और जितना हो सके वो रोशनी में रहेगी। अब एक रात में ना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए वो मिरर के पास अपना हाथ रखती है और अपना कान लगाकर आवाजें सुनने लगती है। अब जब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है तो वो मिरर की तरफ फीट करके सो जाती है और जिसकी वजह से उन वॉचर्स को अब उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जोर जोर से उस मिरर की तरफ मारने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उस मिरर के ऊपर एक क्रैक भी आ जाता है और काफी ज्यादा शोर होने की वजह से वो पूरी औरत पे जाग जाती है और वो मीना को मिरर की साइड सीधा खड़े रहने के लिए कहती है, जिस वजह से उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब जैसे तैसे ये रात भी कट जाती है। अब अगले दिन मीना डैनियल के साथ में शिकार पर जाती है। मीना यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही है। मीना डैनियल से कहती है कि क्या तुमने कभी वॉचर्स को देखा है, जिस पर डैनियल ना कहता है। अब मीना कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब कहानियाँ उस बूढ़ी औरत की बनाई हुई है और वो हमें यहाँ पर बस फंसाए रखना चाहती है, तो इसीलिए हमें जाकर चेक करना चाहिए कि उन गड्ढों के अंदर क्या है। अब डैनियल जो खुद भी यहाँ से निकलना चाहता था वो हाँ कर देता है। अब एक रस्सी के सहारे से मीना उस गड्ढे के अंदर उतरती है। अब मीना गड्ढे के अंदर बहुत सारे इंसानों का सामान देखती है। मीना उस सामान को इकट्ठा कर लेती है और रस्सी के सहारे से उस सामान को वो बाहर ले आते हैं। अब मीना उस गड्ढे से निकल पाती तभी उसे वहाँ पर कुछ अजीब सी उंगलियां नजर आने लगती है, जिसे देखकर मीना घबरा गई थी। अब उसे अच्छे से समझ में तो नहीं आता कि वो क्या है, लेकिन वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाती है और वो सेफली उस रूम के अंदर आ जाती है। अब मैडेलाइन उनसे पूछती है कि उन्हें ये सामान कहाँ से मिला है, जिस पर वो झूठ बोल देते हैं कि उन्हें ये सामान जंगल से मिला है। अब मैडेलाइन को यहाँ पर रहते हुए बहुत समय हो चुका था, इसीलिए वो जानती थी कि ये सामान उन्हें सिर्फ गड्ढों से ही मिल सकता है। मैडेलाइन मीना से पूछती है कि बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा, जिस पर मीना उसे मना कर देती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। अब उन्हें उस सामान में एक कैमरा भी मिला था। उस कैमरा को मीना और डैनियल सीसीटीवी कैमरे की तरह घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग भी वॉचर्स को देख सके। मैडेलाइन उसे समझाती रह जाती है कि तुम दोनों ये गलत कर रहे हो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। ये लोग रात को वॉचर्स का इंतजार करते हैं ताकि ये लोग उन्हें देख पाए, लेकिन काफी देर हो जाती है, वॉचर्स नहीं आते हैं। लेकिन आज इनके साथ एक अजीब सी घटना होती है कि उनका दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। अब जब ये लोग कैमरे में देखते हैं तो वहाँ पर इन्हें इंसान के पैर नजर आ रहे थे। अब बाहर जो कोई भी था वो कीरा के हस्बैंड की आवाज में उसे बुला रहा था। कीरा को लगता है कि शायद उसका हस्बैंड आया है, तो वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है, जिस पर मैडेलाइन उसे मना कर देती है। मैडेलाइन उससे कहती है कि नहीं, वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, लेकिन उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं था। तो मैडेलाइन कहती है कि तुम उससे कोई ऐसी बात पूछो जो कि तुम और तुम्हारा हस्बैंड ही जानते हो। अब वो अपने हस्बैंड से एक किताब के बारे में पूछती है, जिसका जवाब वो बाहर से नहीं देता है। अब जब इन्हें जवाब नहीं मिलता है तो ये समझ जाते हैं कि वो वॉचर ही है, जो कि इंसान के रूप में है। अब जब दरवाजा नहीं खुलता है तो बाहर खड़े हुए उस इंसान को गुस्सा आ जाता है, तो वो इनके लगे हुए कैमरे को तोड़ देता है और अब ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और इनके बाहर लगा हुआ शीशा भी ये तोड़ने लगते हैं। लेकिन अब ये सभी लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और वो शीशा वो नहीं तोड़ते हैं और उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब जैसे तैसे ये रात इनकी गुजर जाती है। इनके साथ आज बहुत सारी गलत चीजें हो गई थी। ये सब कुछ होने के बाद में मीना सोचती है कि मैडेलाइन को वो अब सब कुछ सच सच बता देगी। अब मैडेलाइन को ये सब सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब उन्होंने एक रूल
तोड़ दिया था। अब अगले दिन मेडेलिन सारा का सारा सामान उसी गड्ढे में ले जाकर फेंक देती है। अब ना चाहते हुए भी मीना अब यहीं पर रहने वाली थी। काफी वक्त बीत जाता है, सर्दियाँ आ चुकी थी। अब मीना हर रोज यहाँ से बाहर जाने वाले रास्ते की तलाश में जाया करती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। मीना ने एक नक्शा भी बनाया था और उसे यकीन था कि कभी न कभी तो वो नक्शा ये पूरा कर ही लेगी। अब सर्दियाँ होने की वजह से उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा था और खाना ना मिलने की वजह से इन लोगों की दिमागी संतुलन अब खराब होने लगी थी। अब एक दिन डैनियल इन दोनों को बाहर ही छोड़ देता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। अब रात भी होने वाली थी। अब ये दोनों दरवाजा बहुत खटखटाती है, लेकिन वो अंदर से कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब अंधेरा भी हो चुका था, इसीलिए अब मजबूरन इन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे छुपना पड़ता है। अब इन दोनों को वॉचर्स के आने की आवाज सुनाई देने लगती है और यहाँ पर अब हमें वॉचर्स को दिखाया जाता है। ये लोग लंबे लंबे, पतले और खतरनाक और अजीब से थे। अब ये उन गड्ढों से निकलकर उस सेफ रूम तक पहुँचते हैं इंसानों को देखने के लिए। और जब ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर दो लोग मौजूद नहीं हैं, तो वो लोग पूरे घने जंगल में दौड़ने लगते हैं उन दोनों को खाने के लिए और ढूंढने के लिए। अब जब वॉचर्स इनकी तलाश में जंगल में चले जाते हैं तो इन दोनों को मौका मिल जाता है दोबारा से दरवाजा खटखटाने के लिए। ये लोग बहुत जोरों से दरवाजे को खटखटाते हैं। अब इस बार डैनियल दरवाजा खोल ही देता है। ये लोग अब बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि इन लोगों ने अब उन क्रिएचर्स को देख लिया था। अब मेडेलिन इन सब से कहती है कि मैंने तुम सबसे झूठ कहा था कि मैं यहाँ पर फंस गई थी। असल में मैं खुद ही इन सब क्रिएचर्स की तलाश में यहाँ पर आई थी, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ रखा था कि ये सारे क्रिएचर्स परियां हैं, फेरीज हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मैंने पाया कि ये सब तो राक्षस है और साथ ही साथ काफी स्मार्ट भी हैं। ये लोग भेष बदल सकते हैं। मैंने एक जिसे देखा था उसने बिल्कुल मेरे जैसा वेश बदला हुआ था, बस उसके बाल बिखरे हुए और आंखों के नीचे काले धब्बे थे। और इस बात से मैंने अंदाजा लगाया कि वो लोग हम जैसा बनने के लिए हर रोज वो हमसे कुछ न कुछ सीखते हैं और इसीलिए ये लोग हर रोज आकर हमें देखते हैं और हमें ऑब्जर्व करते हैं और जैसे जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही सब करने लगते हैं। अब इनकी इन्हीं सब बातों के दौरान दरवाजे पर एक खटखटाहट होती है। अब वो क्रिएचर्स इनकी तरह से बोल रहे थे क्योंकि अब वो अंदर आना चाहते थे, लेकिन ये लोग दरवाजा नहीं खोल सकते थे। लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल रहे थे जब भी वो लोग अंदर आ ही जाते, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे। अब इन लोगों को कहीं पर छुपना था। तभी डैनियल की नजर फर्श पर पड़ती है। यहाँ पर फर्श थोड़ा सा ऊपर हुआ पड़ा था। ये यहाँ पर हटाकर देखते हैं तो इन्हें एक बंकर मिलता है। अब ये चारों के चारों तुरंत उस बंकर के अंदर चले जाते हैं। अब ये बंकर इतने समय से यहाँ पर था, लेकिन इन लोगों को कभी इस बारे में पता ही नहीं चला था। अब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज थी, हजारों दिन का खाना, बहुत सारे कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजीज और साथ ही और भी बहुत सारा जरूरत का सामान यहाँ पर रखा हुआ था। अब ये लोग एक कंप्यूटर को चेक करते हैं जिसमें कि बहुत सारा डेटा सेव हुआ पड़ा था। अब ये उस डेटा को एक एक करके खोल के देखने लगते हैं और अब इन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह यहाँ पर डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। इस प्रोफेसर को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था और वो इन सब पर रिसर्च करना चाहता था और इसीलिए उसने ये बंकर बनाया था और वो इसी बंकर में रहता था। पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ पर बुलाया करता था और रात के वक्त उन्हें ऊपर उस रूम में छोड़कर खुद इस बंकर में छिप जाया करता था और फिर उसके बाद में वो क्रिएचर्स उन इंसानों को खा जाया करते थे। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि उन्होंने अपने रिसर्च के दौरान ये पाया कि ये क्रिएचर्स कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये पहले कभी फेरीज परियां हुआ करते थे जो कि पहले इंसानों के साथ रहा करती थी और इंसानों ने इन्हें धोखा दिया, इन्हें छोड़कर जंगल से चले गए और इन्हें यहाँ पर फंसा कर चले गए और काफी सालों तक जमीन के अंदर रहने की वजह से इनके पर और इनका जादू खत्म हो गया था। और साथ ही वो बताते हैं कि सारे रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली जो कि रोशनी में भी बाहर जा सकती थी और वो अच्छी भी थी। डॉक्टर मार्टिन को उसने मारा नहीं था। डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ पर ले आया और काफी समय तक ये लोग साथ रहे, लेकिन एक बार इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। अब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी वीडियोस थी और डॉक्टर मार्टिन ने हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताया था। अब मीना यहाँ पर सबसे आखिर में क्या हुआ ये जानना चाहती थी, इसलिए वो सबसे आखिर वाली वीडियो
को ओपन करती है। अब वो आखिरी वीडियो में देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को वीडियो में मारने वाले हैं और वो इस वीडियो में ये भी बताते हैं कि यहाँ पर फंसे हुए इंसानों को बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और वो बताते हैं कि शाम को जिस रास्ते की तरफ परिंदे भागते हैं उस रास्ते की तरफ भागने से वो इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। और वो साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो जाता है तो वो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी की सारी रिसर्च को तबाह कर दे, क्योंकि कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। अब इन सब की आज की रात काफी खुशी में निकलती है, क्योंकि अब इन सबको बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। अब अगली सुबह ये लोग उस बंकर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वॉचर्स ने उस शीशे को, उस दीवार को तोड़ दिया था। अब ये लोग जंगल से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। अब वो परिंदे जो कि रास्ते की तरफ जाने वाले थे वो तो शाम के समय आते थे, लेकिन इन्हें तो शाम के समय से पहले ही यहाँ से निकलना था। इसीलिए मीना अपने पैरट को आजाद कर देती है और जिस तरफ वो जाने लगता है ये भी उसका पीछा करते हुए जाने लगते हैं। अब चलते हुए रास्ते में इन्हें एक कब्र मिलती है, जिसे देखकर मैडेलाइन बताती है कि एक वक्त था कि ये लोग भी कभी इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया कि इन्हें यहाँ पर छोड़कर चले गए। अब क्योंकि इनके पर और इनका जादू भी जान चुका है तो ये कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुँच जाते हैं और फाइनली ये लोग इस नदी के जरिए यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन अब शाम हो चुकी थी। अब वो क्रिएचर्स उन गड्ढों से बाहर निकलने लगे थे। अब इससे पहले कि ये सभी उस बोट में बैठकर निकल पाते, डेनियल को यहाँ पर अपना जख्मी दोस्त मिल जाता है, जिसकी मदद करने के लिए वो घसीट कर उसे लेकर आने लगता है और बाकी सब बोट में बैठ चुके थे। अब डेनियल जब उसकी मदद कर रहा था तो ये सब लोग देखते हैं कि जिसकी वो मदद कर रहा है वो उसका कोई दोस्त नहीं बल्कि वो भी एक क्रिएचर है, जिसने अब उनकी आंखों के सामने डेनियल का रूप ले लिया था और उस क्रिएचर ने उसके माथे पर अजीब सा एक निशान बनाकर उसे। अब यहाँ पर पता चलता है कि ये फेरीज, ये क्रिएचर्स इस नदी को पार नहीं कर सकते थे और अब फाइनली ये लोग इस नदी को पार करके शहर पहुँच जाते हैं। और डॉक्टर मार्टिन के कहे हिसाब से मीना यूनिवर्सिटी में पहुँचकर सारा डेटा खत्म करने के लिए आई थी। अब वो सारा डेटा खत्म करती है, उससे पहले उसे यहाँ पर एक नई बात पता चलती है कि जब कई हजारों साल पहले इंसान और फेरिस साथ रहा करती थी तो उनकी शादी भी हो जाया करती थी और उसी तरह से फेरिस और इंसान के जो बच्चे होते थे उन्हें हाइब्रिड कहा जाता था। और साथ ही उसे यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत यानी कि जो मैडेलिन थी वो प्रोफेसर की ही वाइफ थी। अब वो सोचने लगती है कि उसे मैडेलिन ने सारी बातें क्यों नहीं बताई थी। अब वो इस सारी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए वो इस लड़की के पास आती है और उसे बताती है कि वो प्रोफेसर की वाइफ ही थी, लेकिन उसने हमें ये सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो खुद एक फेस बदलने वाली फेरी थी। अब ये बात सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो काफी साल पहले लंग्स कैंसर की वजह से मर गई थी और प्रोफेसर अपनी वाइफ से बहुत प्यार करती थी, वो अपनी वाइफ के साथ ही रहना चाहती थी। और फिर प्रोफेसर को पता चला इन भेस बदलने वाली फेरीज के बारे में, तो प्रोफेसर ने उस फेरी को अपनी वाइफ की फोटो दिखाई और उसे उसके जैसा बनने के लिए कहा और वो उसके साथ ही रही। अब वो ये सब कुछ बता ही रही थी कि तभी बीना को पता चलता है कि वो ये सारी बातें उस लड़की को नहीं बल्कि मैडेलिन को ही बता रही है, जिसने कि उस लड़की का फेस बदला हुआ है। अब जैसे ही वो असली लड़की यहाँ पर आती है मैडेलिन उसे बेहोश कर देती है और मैडेलिन फौरन मीना के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज राज ही रहे। अब वो मीना को मारती है, उससे पहले वो उससे कहती है कि मैं एक लौती थी जो कि वहाँ पर सबसे अलग थी और वहाँ की सारी फेरिस मेरा मजाक उड़ाया करती थी क्योंकि मैं दिन के समय भी बाहर जा सकती और इसी गुस्से में उन लोगों ने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब मीना उसे कहती है कि तुम अलग नहीं थी बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा खास थी, असल में तुम एक हाइब्रिड थी, आधी इंसान और आधी फेरी जो कि फेरिस के साथ भी रह सकती थी और इंसानों के साथ भी, और यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आई। अब मीना के सारा सच बताने के साथ ही मैडेलिन का जादू और उसके पर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद में वो मीना को यहीं पर छोड़कर उड़कर यहाँ से चली जाती है। अब कहानी कुछ हफ्तों बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर मीना अपनी बहन के पास गई हुई है और वो अपनी बहन से कहती है कि मुझे लगता है कि वो फेरी अभी भी मेरा पीछा कर रही है। और अब कहानी के आखिरी सीन में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि मीना के घर के बाहर ही खड़ी हुई थी और ये कोई और नहीं बल्कि वो फेरी मैडेलाइन ही है जो कि अब इंसानी दुनिया में रहने वाली है एक इंसानी बच्चे के रूप में। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।